तो आज जिस भाग की हम बात करने वाले हैं वो ऑब्सेशन से रिलेटेड है कि एक बंदी कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो सकती है एक बंदे के लिए, और जब चीजें हद से ज्यादा बढ़ जाएं तो वो कितनी खौफनाक भी हो जाती है। सो आज हम काफी दिनों के बाद दोबारा डाइव मारने वाले हैं हॉरर जॉनरा में। इस मांगा का नाम है हॉन्टर्स। ये मांगा 1993 में लिखी गई थी, लेकिन पिछली साल 2025 में ही इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है और उसके बाद से ये काफी ज्यादा धूम मचा रही है और काफी लोगों को ये काफी पसंद आ रही है क्योंकि इस मांगा का कॉन्सेप्ट, इसका हॉरर काफी ज्यादा यूनिक है एंड कसम से तुम्हें भी काफी मजा आ जाएगा। एंड अगर तुमने ऑब्सेशन देखी है ना तो उसकी भी थोड़ी बहुत झलक तुम्हें इसमें दिखेगी। एंड रही बात विनलैंड सागा की तो लास्ट में बात करते हैं उसके बारे में। तो चलो बिना वक्त गवाए सीधा स्टार्ट करते हैं, लेकिन हाँ उससे पहले हाइप कर दो वीडियो को। साथी हॉन्टर्स। तो गाने की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम था हिरोशी, जो कि अपने अपार्टमेंट में सो रहा था। तभी उसे 2 बजे रात में आंख खुलती है सुसु करने के लिए, और वो सुसु करके वापस आ ही रहा होता है तभी उसे बाहर से डोरबेल और गेट खटखटाने की आवाज आ रही थी। अब वो जब बाहर देखता है तो उसकी फटके 4 हो जाती है क्योंकि वहां साइड के अपार्टमेंट में जो घंटी बजा रही थी वो एक बंदी थी जिसकी काफी ज्यादा बड़ी हाइट थी और उसका फेस काफी ज्यादा क्रीपी और डरावना लग रहा था। उसके हाथ में कई सारे शॉपिंग बैग्स थे और एक पर्स। अब वो उसे पूछती है कि यहाँ जो पर्सन रहता था वो कहाँ है। हिरोशी कहता है अच्छा क्या तुम यामामोटो की बात कर रही हो सकता है कि वो घर पर ना हो। और ये कहकर वो अंदर चला जाता है, लेकिन वो बंदी फिर भी नहीं मानती और उसका बेल और गेट पूरी रात बजाती रहती है, जिसकी वजह से हिरोशी जो था वो पूरी रात अच्छे से सो नहीं पाता और जब सुबह होती है तो वो लेट उठता है कॉलेज के लिए। अब वो कॉलेज के लिए बाहर निकल ही रहा होता है तभी उसे साइड के अपने अपार्टमेंट से, जो कि यामामोटो का था, वहां से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी, बट वो इग्नोर करता है और वहां से निकल जाता है। अब वो कॉलेज में जाकर अपने 2 दोस्तों से मिलता है जो थे हथौड़ी और सताके। अब तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक रूमी नाम की लड़की भी थी जो कि उसकी क्रश थी। अब एक दिन क्या होता है कि जहाँ पर वो पार्ट टाइम जॉब करता था एक ग्रोसरी शॉप पर, वहाँ रूमी आती है कुछ सामान लेने के लिए और वहाँ उसकी फिर उससे बातचीत होती है जिससे वो थोड़ा एकदम फ्रेंड वगैरह बन जाते हैं। अब इससे खुश होकर वो घर जाता है। अब रूमी को याद करते हुए वो बेड पर लेटा हुआ था और कुछ करने वाला ही था तभी फिर से गेट खटखटाने और डोर बेल की आवाज आने लगती है। वो जाता है, हल्का सा गेट खोलकर देखता है तो वहाँ फिर से वही बंदी यामामोटो के अपार्टमेंट में के बाहर खड़ी होकर बेल बजाई जा रही थी। अब वो दरवाजा बंद करके आ ही रहा होता है अंदर, तभी अब उसके दरवाजे की डोर बेल बजती है। वो अपने डोर नोब से देखता है तो वहाँ वही बंदी खड़ी हुई थी और उसे देखकर पहले तो वो घबरा जाता है। अब उसे डर तो लग रहा था लेकिन फिर भी वो दरवाजा खोल देता और पूछता है कि क्या हुआ। वो बंदी कहती है कि मुझे पता है यामामोटो अंदर ही है, लेकिन वो मुझे देखकर गेट नहीं खोल रहा है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या तुम मेरी जगह जाकर बेल बजाओगे? अब वो जाता है, बेल बजाता है, लेकिन उसके बाद भी यामामोटो गेट नहीं खोलता है। वो कहता है मैंने कहा था ना वो घर पर है ही नहीं एक्चुअली में। वो कहती है ठीक है तो फिर तुम मुझे अपने फोन से फोन करने दो यामामोटो को, उसके बाद मैं पक्का यहाँ से चली जाऊंगी। वो सोचता है ठीक है यार कर लें दो उसे जो कर रही है, बस वो यहाँ से जल्दी से जल्दी निकले। अब वो यामामोटो को 3-4 बार फोन करती है लेकिन उसका फोन नहीं उठता क्योंकि वो घर पर था ही नहीं। और फिर उसके बाद वो वहां से चली जाती। अब अगले दिन वो कॉलेज जब जाता है तो वो अपने दोस्त हथौड़ी को इस बंदी के बारे में बताता है कि ये साली काफी ज्यादा क्रीपी और डरावनी सी है यार, मुझे लगता है यामामोटो इसी से डर के भाग रहा है। अब उसी रात हम देखते हैं जब वो आराम से रात में सो रहा था तभी आधी रात को उसके पास फोन आता है। पहले तो हैरान तक पता नहीं किसका है, और जब वो फोन उठाता है तो वो एक्चुअली में उसी बंदी का था। वो कहती है मैं साची को, याद है ना कल मैंने आपके अपार्टमेंट से कॉल भी किया था। वो हैरान हो जाता है, 1 मिनट तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिल गया? वो कहती है वो तो आपके फोन पर ही लिखा हुआ था ना। और तभी उसे याद आता कि हाँ उसने अपना लैंडलाइन नंबर अपने फोन पर ही लिख दिया था क्योंकि वो उसे याद करना था। लेकिन वो तब भी हैरान था कि इस बंदी ने एक बार देखकर मेरा फोन नंबर याद भी कर लिया। वो कहती है कि मैंने इसलिए फोन करा है क्योंकि क्या है कि मेरा एक पाउच आपके घर पर रह गया था, मैं कल उसे लेने के लिए आऊंगी। वो वहां पर जाकर देखता तो सच में हाँ वहां पर उसके गेट के पास ही उसका एक पाउच रखा हुआ था। अब अगले दिन हम देखते हैं तो कॉलेज जब वो जाता है तो वो सताके को बता रहा था कि उसने वो पाउच खोलकर देखा था उस बंदे का, और उसमें कई सारा किलो का तो पहला मेकअप रखा हुआ था और एक कंघी रखी हुई थी जिसमें उसके बाल वाल लगे हुए थे। अब तभी उसका वहीं पर एक और दोस्त था कॉलेज का, वो उसे बताता है कि रूमी यहाँ पर आई हुई है। और वो जाता है रूमी से मिलने के लिए और उसे बात करता है थोड़ी बहुत और उसे कहता है कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। तो यस वो एक्चुअली में उसे कन्फेस करना चाह रहा था, लेकिन तभी उसका दोस्त फिर से उसे बुलाता है और कहता है कि तुम्हें ऑफिस में बुलाया
आया, तुम्हारे लिए किसी का कॉल आया और वो कह रहे हैं कि काफी अर्जेंट है। और फिर जब वो वहां पर जाकर बात करता है तो वो उसी बंदी साचिको का फोन था। और फिर वो उससे कहती है कि मुझे मेरा पाउच चाहिए। वो कहता है ठीक है, बट मैं अभी बाहर हूँ, मैं भी पूरे दिन फ्री नहीं रहता हूँ, मुझे भी काफी सारे काम रहते हैं, तुम किसी और टाइम आना। वो कहती है नहीं, मुझे अभी चाहिए, मैं तुम्हारे घर पहुंच रही हूँ, तुम भी पहुंचो। वो कहता है पागल है क्या, बोला ना मैं अभी घर नहीं आ सकता, मुझे अर्जेंट काम है। अब वो अपना आपा खो देती है और उस पर चिल्लाने लगती है कि साले चोर, मेरा पाउच वापस कर। फिर वो बोलता है अबे ओ, अपनी जबान पर लगाम दे, तेरा वो सड़ा हुआ पाउच तू खुद वहां पर छोड़ कर गई थी, मैंने नहीं चुराया। और फिर वो गुस्से में उसका फोन काट ही देता है। अब इसके बाद वो जाने लगता है, तभी उसे दोबारा से फोन आता है, फिर से साचिको का ही। इस बार उसकी टोन काफी नरम थी और वो कहती है सॉरी, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, वो मेरे से गलती से निकल गया, प्लीज मुझे सच में अब अपना पाउच चाहिए अभी के अभी। वो कहता है ठीक है, ऐसा करो तुम मेरे अपार्टमेंट में जाकर खुद ले लो, वैसे भी उसमें ऐसी कोई कीमती चीज नहीं है जो तुम चुराओगी। मेरे अपार्टमेंट की एक स्पेयर की है जो कि बाहर इलेक्ट्रिक मीटर के ऊपर रखी हुई है, वहां से चाबी लेकर अपना सामान ले लेना और हाँ, वापस चाबी वहीं रख देना। अब हम देखते हैं कि वहां वो उसके अपार्टमेंट में पहुंच जाती है और उसे स्पेयर की मिल जाती है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन जो थे वो कुछ और ही बयां कर रहे थे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने वाली है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं जो हिरोशी था वो मजे से रूमी के साथ बढ़िया एंजॉय कर रहा था, घूम रहा था। और यहाँ हम देखते हैं जो वो बंदी साचिको थी वो उसकी की को ले जाती है लॉक स्मिथ के पास और उसकी एक डुप्लीकेट की बनवा लेती है। एंड देन उसके बाद वो उसके रूम में एंटर करने के बाद वो एक लेटर सा लिखने लगती है। अब इधर हम देखते हैं जो रूमी और हिरोशी थे उन्हें काफी ज्यादा लेट हो गया था, वो वापस आ ही रहे थे मेट्रो में बैठकर, तभी मेट्रो में थोड़े बहुत झटके लगते हैं और वो थोड़ा और भी ज्यादा करीब आ जाते हैं। अब हिरोशी सोचता है कन्फेस करने का, लेकिन वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। वो कहता है तुम्हें वो बात मैं कभी और बताऊंगा। अब इसके बाद रूमी का स्टॉप आ जाता है और वो उतर जाती है और जाने लगती है, लेकिन उसे जाते हुए देख हिरोशी को लग रहा था कि उसे वो कन्फेस कर देना चाहिए और वो बाहर निकलता भी है, लेकिन तभी डोर बंद हो जाते हैं और जो उसकी गर्दन थी वो मेट्रो की गेट में अटक जाती है और वहाँ और भी ज्यादा एम्बेरेसिंग मोमेंट हो जाता है उसके लिए। इधर जो रूमी थी वो अपने घर पहुंचती है और घर पहुंचकर वो यही सोच रही थी कि यार हमारी डेट इतनी अच्छी गई, हमने इतनी सारी बातें करी, लेकिन उसके बाद भी यार उसने मुझे कन्फेस ही नहीं किया और ना ही मुझे कुछ अपनी फीलिंग्स बताई। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं वो मुझ में इंटरेस्टेड ही ना हो। अब उसने उसे अपना नंबर दिया था, वो सोचती है उसे कॉल करने का। और यहाँ हम देते हैं हिरोशी को जो कि मेट्रो में बैठा हुआ काफी अफसोस कर रहा था कि यार इतना अच्छा मोमेंट था, उसे कन्फेस कर देना चाहिए था। अब इधर हम देखते हैं वो बंदी साचिको जो थी वो अभी भी उसके अपार्टमेंट में थी और तभी यहाँ रूमी हिरोशी को फोन करती है और वो वहां पर फिर हिरोशी का फोन उठा लेती। अब वो कहती है कि मैं बात कर रही हूँ रूमी, आज हम डेट पर गए थे तो उसी बारे में मुझे तुमसे पूछना था कि कैसी थी डेट, तुम्हें सही तो लगा ना, मजा आया ना, तुमने कुछ बताया नहीं तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। अब यहाँ जो ये साचिको थी इसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाने लगता है, पता नहीं क्यों, एंड एकदम से ये अपना नेल बाइट करके काट देती है। अब इधर हम देखते हैं कि हिरोशी अपने घर पहुंचता है, वो देखता है कि वहाँ मीटर के ऊपर ही स्पेयर की उसकी रखी हुई थी। फिर वो खोलता है गेट और अंदर जाकर देखता है तो उसकी रूम की हालत काफी खराब हो रखी थी। वो सोच रहा था कि ये साली पता नहीं कितनी देर तक मेरे रूम में बैठी हुई होगी। वो देखता है कि वहां पर उसने एक लेटर भी लिख रखा था जिसमें उसने शुरू में उसकी तारीफ लिख रखी थी और बाद में उसमें यामाटो को काफी सारी गालियां सुना रखी थी उसने। और एक और उसे नीचे कागज पड़ा हुआ मिलता है जिसमें उसने अजीब अजीब तरह की ड्राइंग बना रखी थी, काफी भयानक भयानक सी। अब तभी फिर से उसके फोन पर कॉल आता है रूमी का, वो उठाता है। वो कहती है ओ तो तुम इस बार हिरोशी ही बोल रहे हो ना, पता नहीं यार पिछली बार तुम्हारे फोन से अजीब सी आवाजें आ रही थी, मुझे लगा रॉन्ग नंबर लग गया। अब वो बात कर रहे थे तभी हिरोशी नोटिस करता है कि वहां पर उस बंदी साचिको का कटा हुआ नाखून भी पड़ा हुआ है और वो देखकर अब उसे काफी ऐसा डिस्गस्टिंग और गुस्से सा फील हो रहा था और वो अफसोस कर रहा था कि साला मुझे उसे अपने कमरे में घुसने ही नहीं देना चाहिए था। अब हम अगले दिन देखते हैं जो हिरोशी था वो अपने दोस्त हथौड़ी और सताके के साथ पार्टी शार्टी करने के लिए बाहर जाता है और वो बढ़िया पी पाकर आते हैं। अब जो साताके था उसने इतनी पी ली थी कि हिरोशी उसे टांग कर अपने साथ ला रहा था। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं जो साची को वहाँ हिरोशी के अपार्टमेंट में पहुंच जाती है और वो पहले तो डोरबेल बजाती है, गेट खटखटाती है, डोर नॉब से अंदर भी देखती है जो कि काफी खतरनाक पैनल है भाई इसका, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं दिखता। उसे पता चल गया था कि अंदर कोई नहीं है और अब वो निकालती है डुप्लीकेट चाबी और लॉक खोलकर अंदर ही घुस रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं जैसे ही वो लॉक खोलती है ना वहां आ जाता है हिरोशी और अब वो देखकर हैरान हो जाता है कि साला मेरे पास मेरी ओरिजिनल की और स्पेयर की दोनों हैं, तो साला इस पे ये की कहां से आ गई मेरे गेट खोलने की। और अब वो उसे चिल्लाता है और पूछता है तूने मेरे अपार्टमेंट की डुप्लीकेट की क्यों बनवाई। वो कहती है आई थॉट यू आर अ नाइस पर्सन हिरोशी, व्हाई आर यू येलिंग एट मी।
तभी आवाजें सुनकर सताके भी ऊपर आ जाता है और वो देखकर हैरान हो जाता है ऐसी 7 फीट की बंदी को, और ऊपर से उसका फेस तो और भी ज्यादा भयानक। अब हिरोशी उससे क्वेश्चन पूछे जा रहा था लेकिन वो उसका कोई आंसर नहीं करती और उन दोनों को धक्का देकर वो वहां से भागने लगती है। अब जो सदाके था वो कहता है हिरोशी फिक्र मत करो, मैं उसका पीछा करता हूँ, तुम यहीं रुको। और फिर वो उसका पीछा करने लगता है भागकर। लेकिन जो साचिको थी भाई वो बंदी अलग ही थी, वो बहुत ही तेज भाग रही थी लाइक अ रोबोट। और ये देखकर सादागे भी हैरान हो जाता है और वो थोड़ी देर बाद ही थक जाता है और वो निकल जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं हिरोशी के घर पर, जहाँ पर उसे फिर से उसके लैंडलाइन पर कॉल आता है। वो उठाता है तो वो साचिको ही थी। वो कहती है कि ये क्या है हिरोशी, तुम्हारा दोस्त मेरा पीछा क्यों कर रहा है, क्या ये अच्छा लगता है कि कोई तुम्हारा पीछा करे? वो कहता है यस, यही बात तो मैं भी तुमसे पूछ सकता हूँ, क्या अच्छा लगता है क्या कि कोई तुम्हारा पीछा करे? तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो फिर? मैं यामामोटो नहीं हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो। वो कहती है यामामोटो? कौन यामामोटो? अब ये सुनकर वो भी हैरान हो जाता है। वो कहती है मुझे तो तुम अच्छे लड़के लगे हिरोशी, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे हूँ। अब यहाँ तुम समझे, वो कभी भी यामामोटो को शायद जानती ही नहीं थी। शुरुआत में भी जब वो उसका गेट खटखटा रही थी तब याद हो तो उसे उसका नाम नहीं पता था, वो उसके नाम से उसे पुकार ही नहीं रही थी, बल्कि वो तो हिरोशी से भी यही कहते कि इधर जो वो पर्सन रहता है वो कहाँ है। और तब हिरोशी उसे बताता है कि अच्छा यामामोटो की बात कर रही हो, तो यानी कि तुम समझ रहे हो, मतलब उसका एक्चुअल में टारगेट कभी भी यामामोटो था ही नहीं, वो हिरोशी ही था। वो शायद उसने ड्रामा किया ताकि वो गेट खोले और वहां से वो उस तक पहुंच सके। हिरोशी कहता है तुम पागल हो, इसलिए प्लीज मेरे से तुम दूर रहो। अब उसे गुस्सा आ जाती है, वो कहती है मेरे से तमीज से बात करो, तुम्हें नहीं पता मेरा टेम्पर कितना ज्यादा खराब है, मुझे जब गुस्सा आता है मैं कुछ भी कर देती हूँ। एंड देन वो एकदम से फोन काट देती है। अब हिरोशी को यहाँ पर घबराहट हो रही थी कि यार ये सताके को कुछ ना कर दे, और फिर वो अपने दोस्त को बचाने के लिए जाता है। तभी हम देखते हैं जो सताके था वो थक कर आराम कर रहा था एक पार्क में बैठकर। तभी वो साइड में देखता है तो वो बंदी साचिको वो भागते हुए उसकी तरफ आ रही थी और उसे ऐसा देखकर वो डर जाता है। वो फिर उसके बाद छतरी से अपनी उसे बुरी तरह मारने लगती है और मार कर फिर वो वहां से सामने की तरफ भाग जाती है और उसे कई जगह उसके घाव भी हो जाते हैं। और सताके ये देखकर और भी ज्यादा गुस्से में हो जाता है। फिर वो अपनी जैकेट उतारता है और अंदर जाता है उसे मारने के लिए। हम देखते हैं कि वो पीछे चुपचाप छुपी हुई थी और एकदम से उस पर हमला करने के लिए आती है, लेकिन सताके भी कोई कच्चा नींबू नहीं था, उसे भी मार्शल आर्ट्स आते थे और वो एक खींच कर उसमें किक मार कर उसे पीछे कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि वो बंदी बच्चों की तरह रोने लगती है कि तुमने मुझे क्यों मारा, और वो बंदी फिर भी नहीं मानती। वो फिर ईंट उठा लेती है और उस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ भागने लगती है। वो फिर से एक खींच कर उसमें लात मारता है और उसे दूर कर देता है। उसको काफी चोट आ गई थी लेकिन उसके बाद भी वो मान नहीं रही थी, वो फिर खड़ी होने लगती है। सताके भी हैरान था कि यार इसे दर्द वर्द नहीं होता क्या। वो फिर आती है और सताके इस बार और तेज से उसे लात मारता और पूरा ही खत्म सा कर देता है। यहाँ तक कि जो उसके शॉपिंग बैग्स थे ना और पर्स था वो भी उन्हें छोड़ नहीं रही थी। लात खा रही थी, गिर रही थी, लेकिन उसके हाथ से वो चीजें छूट नहीं रही थी। वो उन्हें साथ में लेकर ही उस पर हमला करने के लिए जाती है फिर से। और अब सताके एकदम डर जाता है कि यार ये बंदी क्या ही है, और उसे डर भी लग रहा था कि कहीं उसने 2-3 बार और मारा तो ये मर ना जाए, क्योंकि ये तो रुक नहीं रही। और इसीलिए फिर वो वहां से भागता है और अब उनो रिवर्स हो जाता है और वो बंदी अब सताके के पीछे लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि सामने रास्ते में उसे मिलता है हिरोशी और वो हिरोशी से बोलता है अबे जल्दी भाग, वो पीछे आ रही है। और फिर ये भी वहां से भागने लगते हैं। तभी सामने इन्हें रोशनी सी दिखती है और हम देखते हैं कि सामने एक गाड़ी थी, वो भी पुलिस की। वहां से पुलिस वाले दो निकल कर आते हैं। अब वो दोनों इशारा करते हैं कि पीछे की तरफ उस लड़की को देखो, लेकिन वहां कोई नहीं था। साची को एक धूल की तरह गायब हो गई थी। अब वो ये देखकर हैरान हो गए थे कि अभी तो 1 सेकंड पहले हमारे पीछे ही थी। अब इसके बाद वो पुलिस वाले उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। फिर वो अपनी पूरी कहानी बताते हैं उन्हें कि उनके साथ क्या क्या हुआ, वो कैसी बंदी है और उसने उन पर कैसे कैसे हमला किया। लेकिन पुलिस वाले उनकी कोई बात नहीं मानते, क्योंकि एक तो उन्हें उधर कुछ नहीं दिखा था, कोई लड़की नहीं दिखी उनके पीछे। दूसरा, उन दोनों ने पी रखी थी और सताके ने तो क्या ही पी रखी थी अलग लेवल पर, तो उन्हें लग रहा था ये नशे में ही है, तो इन्हें इल्यूजन वगैरह दिख रहा होगा, इसलिए वो उन दोनों की बात नहीं मानते। अब जब वो बाहर आ जाता है पुलिस स्टेशन से, तो सताके कहता है हिरोशी से कि वो बंदी इंसान तो नहीं थी। हिरोशी कहता है क्या बकवास कर रहा है। वो कहता है उसकी शक्ल, उसकी चाल ढाल, वो कहीं से भी इंसान जैसी तो लग नहीं रही थी, काफी अलग था। अब हिरोशी तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहा था। सताके कहता है कि तेरे पास हमारे पुराने स्कूल की ईयरबुक है। वो कहता है शायद हो, पर क्यों।
अब वो उसके घर जाते हैं और वो अपने एलिमेंट्री स्कूल की ईयर बुक देखने लगते हैं जिसमें सारे स्टूडेंट्स की फोटो वगैरह थी। और एकदम से एक फोटो देखकर वो कहता है, हिरोशी तुम्हें याद है वो डार्क स्पिरिट? वो कहता है, वो डार्क स्पिरिट? सताके कहता है, मुझे भी सही से याद नहीं है, बट हाँ मुझे इतना पता है कि मैंने और तुमने और कई सारे बच्चों ने उसे बचपन में बुली किया था क्योंकि वो काफी अलग थी। लेकिन सही बताऊं तो उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल उस बंदी जैसे ही थे। क्योंकि वो इतना अलग दिखती थी इसलिए हमने उसका निकनेम भी द डार्क स्पिरिट रख दिया था। अब वो जब उसकी स्टूडेंट की शक्ल देखते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मैच भी कर रही थी साचिको से। और इस स्टूडेंट का असली नाम था सनाए ताजीरी। सताए कहता है, मुझे सही से तो याद नहीं था लेकिन मुझे ये तो याद था कि मिडिल स्कूल में के स्टार्टिंग ईयर्स में ही ये कहीं गायब हो गई थी। लोगों का ये भी कहना था कि शायद इसने अपने आप को मार वार लिया था, बट किसी को भी पूरा सच नहीं पता था। हिरोशी कहता है, तुम ये कह रहे हो कि वो बदला लेने के लिए आई है? सताए कहता है, हो सकता है, बट तब हमारी भी गलती नहीं थी। हम उस एज में काफी छोटे थे तो हमें क्या पता गलत क्या है सही क्या है। अब इधर हम देखते हैं अगले दिन जो हिरोशी था वो कॉलेज आया हुआ था, लेकिन जो सताके था वो नहीं आया था कॉलेज। हम देखते हैं कि वो अपनी बढ़िया कावासाकी की बाइक लेकर दूसरे शहर चला गया था उस बंदी साचिको उर्फ सनाए के बारे में पता लगाने के लिए। हम देखते हैं जो हिरोशी था वो अपने घर जा रहा था शाम को और उसके मन में ना अभी भी डर था साचिको का और उसे बार बार ऐसा इल्यूजन सा दिख रहा था कि जैसे उसे वो शायद देख रही है। तभी एकदम से उसके कंधे पर एक हाथ आता और वो एकदम से डर जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो एक्चुअली में रूमी थी। इसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठकर बात कर रहे थे। अब रूमी मन ही मन सोच रही थी कि शायद ये मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि उस दिन के बाद तो इसने मुझसे बात भी नहीं की। अब वो उसे पूछती भी कि तुम्हें मुझे कुछ बताना था ना इम्पोर्टेंट। तभी बीच बीच में सामने रोड पर भी उसे साचिको के ग्लिम्स से दिख रहे थे, इल्यूजन्स दिख रहे थे और वो काफी घबराया हुआ था। वो कहता है, फिर कभी बताऊंगा, अभी सही वक्त नहीं है, मैं काफी बिजी हूँ। और फिर वो वहां से चला जाता है और जल्दी बस उसे घर पहुंचना था, इतना डरा हुआ था वो। अब इसके बाद हम देखते हैं जबकि बारिश हो रही थी, हिरोशी तो बिना छतरी के ऐसे भागते हुए चला जाता है। रूमी जो थी उसके पास अम्ब्रेला था तो वो छतरी खोल कर आराम से चल रही थी। तभी हम देखते हैं जो साचिको थी वो रूमी का पीछा करने लगती है, यू नो, बिकॉज ऑफ जेलेसी। और अब वो धीमे धीमे उसके पास बढ़ रही थी उस पर हमला करने के लिए। तभी जो रूमी थी वो एकदम से पीछे मुड़ती है और स्लिप होकर नीचे गिर जाती है उसके सामने। एंड देन फिर वो साचिको को देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन साचिको उसे ऐसे ही घूरती है थोड़ी देर और फिर वो वहां से चली जाती है। अब साचिको के जाने के बाद रूमी नोटिस करती है कि जो उसकी स्कर्ट थी वो कट गई थी और उसके पैर पर भी एक खरोच आ गई थी ब्लेड का। यानी कि तुम समझ रहे हो, साचिको एक्चुअली में उस पर ब्लेड से हमला करने के लिए आई थी, उसे काटने के लिए आई थी, लेकिन एकदम से वो स्लिप होकर गिर गई जिससे कि उसकी स्कर्ट कटी बस और वो बच गई लकीली। इधर हम देखते हैं दूसरी तरफ तो सताके जो था वो दूसरे शहर पहुंचकर लोगों से बातचीत करके सनाए का एड्रेस निकाल लेता और वो वहां पहुंच रहा था। यहाँ हम देखते हैं जो हिरोशी था वो अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन वो बारिश की वजह से पूरा भीग गया था, इसलिए वो सोचता है जाकर नहाने का। यहाँ हम देखते हैं कि रूमी पास के टेलीफोन पे जाकर हिरोशी के लैंडलाइन पर कॉल कर रही थी क्योंकि उस पर हमला हुआ था तो वो काफी डरी हुई थी और वो ऐसी फटी स्कर्ट में अपने घर जा भी नहीं सकती थी। लेकिन जो हिरोशी था वो उस वक्त गया हुआ था शावर लेने के लिए तो वो फोन नहीं उठा पाता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर रूमी के पास एक अजीब सा बंदा आ जाता है और क्या उससे पूछने लगता है कि क्या हुआ बच्चे, तुम्हें कहीं चोट लगी है क्या? अब वो ऐसा दिख रहा था कि वो उसकी फिक्र दिखा रहा है लेकिन उसके इरादे ठीक नहीं थे और रूमी वहां से जल्दी से भाग जाती है। अब हिरोशी अपने नहा धोकर बढ़िया से बाहर निकलता है और आराम से लेटा हुआ था बेड पर। तभी उसके डोर पर बेल बजती है और वो जाकर अपने डोर नॉब से देखता है तो वहां बाहर साचिको ही खड़ी हुई थी। अब उसे डर तो लग रहा था लेकिन वो सोचता है कि मुझे इससे पूछना चाहिए कि क्या ये सनाए ही है, तो वो उसे समझाने की कोशिश करेगा कि जो भी हुआ एलिमेंट्री स्कूल में वो गलती थी सिर्फ एक। और वो गेट खोल देता। अब वो अंदर को आती है। अब वो उसे पूछता है कि क्या तुम सनाए ताजीरी हो, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं जो उसका दोस्त था सताके वो पहुंच गया था सनाए ताजीरे के पास और जब वो उसका चेहरा देखता है तो वो साचिको से काफी अलग था, यानी कि वो बंदी सनाए नहीं है। अब वो तुरंत ही रियलाइज होने के बाद फोन लगाता है हिरोशी को। हिरोशी फोन उठाता है और फिर सताके उसे बताता है कि वो बंदी सनाए नहीं है, सनाए से तो मैं अभी मिला हूँ, हमें नहीं पता वो बंदी कौन है, शी इज अ कंप्लीट स्ट्रेंजर, इसलिए अब उससे दूर रहना वो बहुत खतरनाक हो सकती है क्योंकि हमें नहीं पता
कि वो हमसे क्या चाहती है कि और क्या उसका मकसद है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से वहाँ रूमी भी पहुंच गई थी हिरोशी के घर, और तभी जब वो वहाँ देखती है उसी बंदी को तो उसकी और फट जाती है कि ये तो वही बंदी है जिसने मेरा स्कर्ट काटा था। तभी हिरोशी को पता चलता है कि इसने रूमी पर भी हमला करा, तो उसे गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्लाता है कि तुमने इसके साथ क्या किया। लेकिन वो बंदी कुछ नहीं बोलती और वो वहां से भागने लगती है उन्हें धक्का देकर। लेकिन हिरोशी को गुस्सा आ रहा था, वो उसके बाल पकड़ लेता है और ऐसे गेट में उसका हाथ भी अटक जाता है, लेकिन वो जैसे तैसे अपने बाल छुड़ा कर वहां से भाग जाती है। हिरोशी के हाथ में भी उसके कुछ बाल आ गए थे। अब हिरोशी जा रहा था उसका पीछा करने के लिए, लेकिन रूमी कहती है प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, और इसीलिए फिर वो वहीं रुकता है। अब इधर हम देखते हैं कि जो साचिको थी उसे गुस्सा आ रहा था बहुत ज्यादा कि सारे के सारे लोग मुझे ऐसे गंदी तरीके से ट्रीट क्यों करते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं जो सताके था वो हिरोशी के घर आता और उसे बातचीत करता और उसे बताता है कि उसे क्या क्या पता चला इस अपनी पूरी जर्नी में। अब जो हिरोशी था वो सोचता है कि एक बार ना मैं यामामोटो के कमरे में देखता हूँ क्या चक्कर है, क्योंकि बहुत दिन हो गए ये भी बंदा वापस नहीं आया, कहीं इस बंदी ने उसके साथ कुछ कर तो नहीं दिया। अब आगे का गेट तो ऑब्वियसली लॉक था, तो वो जाता है पीछे की बालकनी से कूद कर उसके कमरे में और वो टॉर्च से खिड़की तोड़ता है और अंदर एंटर करता है। और जब वो उसके कमरे को देखता है तो वो हिल जाता है, क्योंकि वहां उसके कमरों की दीवारों पर, जमीन पर, हर जगह स्केच पेन से बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी, ट्रेटर, गॉन, कोल्ड जैसी जैसी, और हर जगह काफी सारे पेपर्स वगैरह सब कुछ फैला हुआ था। अब इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं जो साचिको थी उसके बाल टूटने से जो उसने खींचे थे हिरोशी ने, उससे अब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था हिरोशी पर, और उसे अब उससे बदला चाहिए था। अब उसके बाद हम देखते हैं कि काफी देर के बाद इन्वेस्टिगेशन करके हिरोशी जो था वो वापस अपनी बालकनी से कूदकर अपनी अपार्टमेंट की बालकनी में आ जाता है। अब वो खिड़की से ही देखता है कि वहां साचिको का शॉपिंग बैग्स और पर्स रखा हुआ था, और वो समझ गया था कि साचिको उसके अपार्टमेंट में आ चुकी है। अब वहीं पर खड़ा होकर वो चुपचाप से ऐसे पूरे अपार्टमेंट में अपनी आंखें घुमाकर देख रहा था कि साली वो है कहाँ पर, दिख तो रही नहीं है यहाँ पर कहीं। एंड देन उसके बाद जब वो पूरी अपनी आंखें राइट की तरफ करता है ऐसे, तो वहां वो खिड़की के बिल्कुल साइड में खड़ी होकर पर्दे के पीछे उसे देख रही थी। एंड भाई कसम से ये सीन बहुत टेरिफाइंग है। सोचो कभी तुम्हारे साथ ऐसा हो कि तुम ऐसे ऐसे देख रहे हो किसी को और वो यही है और वो तुम्हें देख रहा है। बहुत ही बेहतरीन सीन बनाया। उसके बाद वो तुरंत उसका मुंह पकड़कर उसे अंदर खींचती है और वो उसे कहती है मुझसे माफी मांगो जिस तरह से तुमने मेरे साथ व्यवहार किया था। हिरोशी कहता है अबे चुप कर और ये बता तूने यामामोटो के साथ क्या किया। मैं उसके कमरे में होकर आया हूँ, मैंने देखा है तूने क्या क्या लिख रखा है वहां पर। वो कहती है अगर तूने सही से व्यवहार नहीं किया तो मुझे भी नहीं पता कि मैं तेरे साथ क्या कर दूंगी। हिरोशी कहता है तो डरता कौन है, करके देखा क्या कर सकती है तू। एंड देन उसके बाद वो उसकी पीठ पर उछलकर चिपक जाती है बेताल की तरह। अब जो हिरोशी था उसके पास टॉर्च थी अपने हाथ में, उसके सर में खींचकर टॉर्च मारता है और उसे उठाकर सामने पटक देता है। एंड देन उसके बाद भी वो फिर से खड़ी होने लगती है। वो उसके बाद और खींच के उसके सर में एक और बार टॉर्च मारता है, लेकिन उसके बाद भी उसे कुछ नहीं होता। वो दोबारा खड़ी होने लगती है। वो कहता है साली क्या तू मॉन्स्टर है क्या, तुझे दर्द नहीं होता। वो कहती है दर्द, तुझे क्या पता दर्द क्या होता है। यू नो एक बंदी थी जिसने अपनी रिस्ट को खुद काटा था क्योंकि उसकी जिंदगी जहन्नुम बन गई थी। बस उसमें दुख और दर्द के अलावा कुछ नहीं था, इसलिए उसने अपनी रिस्ट को काटने का फैसला किया ताकि वो शांति से मर सके। तुम्हें क्या लगता है ब्लेड से काटने में दर्द नहीं होता? आर्टरीज बहुत टफ होती हैं, इसलिए काफी गहरा कट मारना पड़ता है। क्या लगता है उसे दर्द नहीं हुआ होगा अपने आप को कट मारने में? सही बताऊं तो नहीं, क्योंकि जब उसने अपना खून निकलते हुए देखा तो उसे अपनी मौत दिखी, जिसके बाद उसे आजादी मिल जाएगी इस दुख दर्द से जो उसे सहना पड़ रहा था इस जिंदगी में। फिर हिरोशी नोटिस करता है उसके हाथ को, उसकी रिस्ट पर कट का स्कार था। वो समझ जाता है कि वो ये अपनी स्टोरी बता रही थी। फिर वो कहती है हिरोशी चलो हम दोनों दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि दर्द और दुख कोई मायने नहीं रखेंगे अगर आगे तुम्हारा खुशियां वेट कर रही हैं तो। हिरोशी कहता है तू साली बावली है, और तुरंत ही वो उसके मुंह में अपनी कोहनी मारती है और फिर वो चाकू निकालती है और कहती है तो भी मुझसे ये करा रहे हो, इट्स ऑल योर फॉल्ट। अब हिरोशी सोच रहा था कि यार मेरी क्या गलती थी, मैंने तो सिर्फ गेट खोला था क्योंकि मुझे बाहर आवाज आ रही थी और उस चीज की वजह से अब मैं मारा जाऊंगा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो बोलता है ठीक है तुम यहाँ हमेशा के लिए रह सकती हो, ये अपार्टमेंट तुम्हारा। एंड फिर वो भागते हुए उसे धक्का दे देता है और वहां विंडो से छलांग मारकर नीचे कूद जाता है, जिसके बाद उसके घुटने और हाथों में भी चोट लग जाती है, लेकिन वो जैसे तैसे बाहर की तरफ आ जाता है। तभी वो देखता है ऊपर की तरफ तो उसके अपार्टमेंट में
आग लग गई थी। वो साली ने उसका अपार्टमेंट ही जला दिया और वहां वो उसे देख भी पा रहा था कि वो वहां पर खड़ी हुई है और तभी एकदम से उसके अपार्टमेंट में धमाका होता है और वो पूरा जल कर खाक हो जाता है। उसके बाद वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है और एम्बुलेंस आती है जो हिरोशी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब जो हिरोशी था वो काफी डरा हुआ था उस वक्त भी। वो डॉक्टर से भी यही पूछ रहा था कि वो बंदी कहाँ पर है, लेकिन वो उसकी कुछ बात नहीं सुनते और उसे ले जाते हैं और उसका इलाज करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसे कुछ ग्लिम्स आते हैं कि साची को फिर से उसके ऊपर चढ़ी हुई है और तभी वो इस सपने से बाहर आता है। अब इसके बाद फिर एक नर्स आती है उसे देखने के लिए एंड देन उसके बाद वो उस नर्स से पूछता भी है कि क्या आप पुलिस वाले हो या फिर किसी को भी वो बंदी मिली हुई मेरे घर पर, क्योंकि उसी ने मेरे अपार्टमेंट में आग लगाई थी। लेकिन नर्स कहती है कि नहीं, उन्हें तो कुछ नहीं मिला वहां पर, अपार्टमेंट तो तुम्हारा पूरा जल ही चुका है एंड वहां पर सिर्फ तुम ही मिले हैं उन्हें। अब वो ये सोचकर हैरान था कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने खुद उसे अपने अपार्टमेंट के अंदर जलते हुए देखा था, तो वो साली बच कैसे सकती है। अब इसके बाद उसे और ज्यादा डर लगने लगता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि अब वो पक्का मेरे पीछे दोबारा वापस आएगी। अब तभी हम देखते हैं कि दो नर्सेस बात कर रही थी और एक जो नर्स थी वो अपना एक एक्सपीरियंस बता रही थी कि एक दिन क्या हुआ कि वो अपनी एक सीनियर नर्स के साथ गैलरी में जा रही थी और तभी एक बूढ़ी सी आंटी वॉशरूम से निकलते हुए आती है और वो उन्हें बो करती है और वो दोनों भी उन्हें बो करते हैं और वो बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं और बूढ़ी जो औरत थी वो इधर से निकल जाती है। अब जो उसकी सीनियर नर्स थी वो कहती है पीछे मत देखना। वो कहती है क्यों, क्या हुआ? वो कहती है ये वही बुढ़िया है जो आज सुबह मर गई। एंड वो बताती है कि ये सुनने के बाद मेरी हालत ही खराब हो गई थी कि ये क्या बोल दिया आपने। तभी हम देखते हैं कि वहाँ हॉस्पिटल में कुछ आवाज सी आती है जो कि नर्सेस को सुनाई देती है और वो देखने के लिए जाती है। अब ये आवाज हिरोशी भी नोटिस करता है और उसे लग रहा था कि शायद साची को आ रही है और उसे कुछ फुट स्टेप्स भी सुनाई दे रहे थे। पहले तो वहां से नर्सेज निकलती है तो वो कहता चलो नर्सेज हैं, लेकिन उसे अभी भी डर उसका खत्म नहीं हो रहा था। वो सोचता है कि उसे अब यहाँ हॉस्पिटल से निकल लेना चाहिए और वो नीचे उतर जाता है बैठ के। और तभी हमें पीछे साची को दिखती है एक सेकंड के लिए। अब इसके बाद फिर जो हिरोशी था वो अपने कपड़े वपड़े जूते वूते पहनकर वहां से चुपके से निकलने का सोचता है। पीछे हम देखते हैं कि एक कमरे से चुपके से साची को उसे देख रही थी। अब वो आगे को आ जाता है चलते हुए, तभी उसे लगता है कि जैसे पीछे कोई उसके आ रहा है। अब वो ऐसे पीछे को देखता है तो वहां उसे एक शख्स दिखता है जो कि पास आ रहा था उसके, लेकिन उसे उसका चेहरे पर कुछ भी नहीं दिख रहा था, आंख नाक कान कुछ नहीं। अब वो अपने आप को एकदम शांत करने की कोशिश करता है। उसे लग रहा था कि वो काफी ज्यादा डरा हुआ है इसलिए उसे ये सब दिख रहा है। अब वहां पर सामने दिखता है तो उसे वहां पर साची को खड़ी दिखती है जो कि कॉल पर किसी से बात कर रही थी और फिर वो उसकी बातें सुनता है। वो कहती है हेलो साची को, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हॉस्पिटल में हूँ? टेंशन मत लो, मैं उसे नहीं छोड़ने वाली, ठीक है, कॉल मी बैक। एंड ये देखकर अब उसकी और फट रही थी कि ये खुद ही से बात कर रही थी। अब वो वहां से भागता है लिफ्ट की तरफ सीधा, लेकिन साची को भी उसका पीछा करते हुए आ रही थी। लेकिन लिफ्ट बंद होती है उससे पहले ही उसका हाथ अंदर चला जाता है और वो उसका पैर पकड़ लेती है। अब वो उसे खींच रही थी लेकिन वो दूसरे पैर से लात मारकर उसे बाहर कर देता है और वो ग्राउंड फ्लोर पर जल्दी से पहुंचता है और वहां से बाहर निकल रहा था। वो देखता है कि सामने ही मेन गेट था, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि पीछे लिफ्ट में साची को आ गई थी और उसके हाथ में हम फिर से देख सकते हैं दोनों उसके शॉपिंग बैग पर्स सब कुछ था। अब वो वहीं पर नीचे कुर्सियों के नीचे छुप जाता है और सामने एंट्री गेट की तरफ बढ़े जा रहा था। वो देखता है कि अब बिल्कुल ही सामने था गेट, इसलिए वो सोचता है अब बाहर निकलकर जल्दी से भागने का। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है वहां पीछे साची को उसे खड़े होकर देख रही थी। अब वो तुरंत ही जाकर उसे दबोच लेती है और अपने बैग से एक इंजेक्शन निकालती है उसे लगाने के लिए। अब वो भीख मांग रहा था कि प्लीज ऐसा मत करो मत करो, लेकिन फिर भी वो उसकी गर्दन में वो इंजेक्शन इंजेक्ट कर देती है। और यहीं से अब हमें दिखाया जाता है एक छोटा सा टाइम स्किप। कुछ दिन बीत चुके हैं, हम देखते कि जहां वहां पर हिरोशी रहता था अपने अपार्टमेंट में वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था और वहां एक बंदा खड़ा हुआ था। और तभी वो देखता है साइड में ना 2-3 बच्चे खड़े हुए थे और वो इस चीज के बारे में बात कर रहे थे कि मैंने सुना कि यहाँ पर एक कॉलेज स्टूडेंट रहने के लिए आया था इस अपार्टमेंट में और एक बंदी थी जिसने उसे डंप कर दिया और वो बंदी पागल हो गई और उसके बाद उसने उसके अपार्टमेंट में आग लगा दी, जिसके बाद वो हॉस्पिटलाइज भी हो गया। एंड देन उसके बाद वो बंदी वहां भी पहुंच गई और फिर कहते हैं कि उसने उसे एक इंजेक्शन लगा दिया था जिसके बाद वो 3 दिन तक पागल सा हो गया और उसके बाद फिर पता ही नहीं है किसी को कि वो कहाँ है। दूसरा बच्चा कहता है कि हाँ मैंने भी सुना था। कहते हैं कि उसने उसे एक ऐसा बैक्टीरियल इंजेक्शन लगा दिया था जिससे उसकी मानसिक हालत
हालत खराब हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो बंदा ना ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा था हिरोशी के बारे में। अब इसके बाद फिर वो जाता है हिरोशी के दोस्त साताकी के पास। अब साताकी उसे बताता है कि वो बंदी पागल थी, वो इंसान तो मुझे लगती ही नहीं थी। एक दिन आधी रात को वो किसी का गेट बजा रही थी तो हिरोशी ने वो गेट खोल दिया था और फिर तब से ही वो उसके पीछे पड़ गई। किसी को नहीं पता कि उसका मकसद क्या था, क्या वो करना चाहती थी। और इसके बाद से हमें हिरोशी का भी पता नहीं चला है कि वो कहाँ गायब हो गया। वैसे तुम क्यों उसके बारे में पूछ रहे हो? मेरी मानो तो इस सब से दूर रहो। वो बंदा कहता है कि मुझे लगा हिरोशी आपके दोस्त है तो उन्होंने आपको बताया होगा उस लड़की के बारे में कि मे भी उसका कुछ कनेक्शन होगा उनका पहले से, जिसकी वजह से वो उनके पीछे पड़ी है। लेकिन सताके उसकी बात को इग्नोर करता है और वो वहां से उसे बिना कुछ बताए वहां से चला जाता है। अब हमें नहीं पता है कि ये बंदा इतना ज्यादा क्यों पूछताछ कर रहा है और हम देखते भी हैं कि वो काफी घबराया हुआ था। वो जाता है और एक पार्क में बैठा हुआ था और तभी हम देखते हैं कि सामने वही बंदी साची को आकर बैठ जाती है और अब वो उसे घूरने लगती है अजीब तरीके से और कहती है तुम कहाँ छुप रहे थे यामामोटो। यानी कि तुम समझे, यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट आया है। दिस इज द यामामोटो जिसे ये शुरू में ढूंढ रही थी, लेकिन तब ये शायद कहीं गया हुआ था शहर वहर से बाहर। और फिर जब ये नहीं मिला तो साचिको का जो अटेंशन था वो हिरोशी पर शिफ्ट हो गया। अब हमें ये भी दिखाया जाता है कि यामामोटो के साथ भी वैसा ही हुआ था। ये रात में अपने अपार्टमेंट में सो रहा था एंड तभी इसके साइड वाले अपार्टमेंट में कोई घंटी बजा रहा था और दरवाजा खटखटा रहा था। और जब ये गेट खोलकर देखता है तो वहां गेट पर इसे ये खड़ी हुई मिलती है। यानी कि तुम समझे कि ये जो साचिको है ना, ये साली एक कर्स की तरह काम करती है। दिस इज द साइकिल ऑफ कर्स। अब ये हिरोशी के पीछे पड़ी थी, अब ये फिर से यामामोटो के पीछे आ गई और इसे खत्म करने के बाद ये फिर किसी और के पीछे जाएगी और ये साइकिल कभी एंड ही नहीं होगी। एक के बाद एक का नंबर आता रहेगा इसी तरह से। एंड बस इसी के साथ ये मांगा खत्म होती है। तो कैसी लगी ये मांगा? मैंने काफी दिनों के बाद दोबारा हॉरर में एंट्री ली है। सो कमेंट्स में बताना कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और हाँ सब्सक्राइब करो चैनल को। और हाँ सजेशन भी दो कि अगली मांगा मुझे और कौन सी कवर करनी चाहिए। सो हाँ अब तुम्हारा क्वेश्चन हुआ कि वेयर इज विनलैंड सागा। सो या मैं सिंपली बताऊंगा आई ट्राइड बट इट डिडंट वर्क। देखो यार मैंने तो विश्वास दिखाया था बट द ऑडियंस didn't want it, so I had to leave. I mean the response is very disappointing. मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मुझे अंदर से बुरा लग रहा है क्योंकि ये टॉप की मांगा है भाई, टॉप की। मुझे नहीं पता why you all don't like it, but होता रहता है। सच में मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या कमी है विनलैंड सागा में, क्या रह गई कमी। सो या मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, सो I had to leave it. Sorry. बाकी अगर तुम्हें ऐसी और हॉरर मांगा का टेस्ट चखना है तो इधर क्लिक मारो। सो आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।